जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल होता है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा सा आपको हम यह बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके लैंग्वेज के बेस पे आते हैं। आपकी तर्क शक्ति जितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं आप उतना अच्छा स्कोर सीटेट में ला सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं दोस्तों, आप पढ़ेंगे आपको ऐसे लगेगा जो ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं हमको लगेगा चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही रहे वही आपको टिक करना होता है। और गलत की बात करें तो जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा गलत रहे उसको आपको टिक करना होता है। इसलिए अगर हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज के समझना है, क्वेश्चन किस भाषा में पूछा जा रहा है, कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, इसको हमको समझना है, तो हमको सबसे ज़्यादा क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना होगा। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए उसको ये समझते रहिए कि क्वेश्चन कैसे इसमें घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। और दूसरी बात आप ये ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यह सीटेट का है और यह प्राइमरी का और जूनियर का होता है। ये छोटों बच्चों का एग्ज़ाम है। इसमें बच्चों के खिलाफ कोई भी बात आप कही गई हो तो वह ऑप्शन आपका गलत होगा। जो बच्चों के फेवर में होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें हर चीज़ गलत हो सकती है, पढ़ाने का तरीका, टीचर गलत हो सकता है, स्टडी मटेरियल गलत हो सकता है, माहौल गलत हो सकता है, बुकें गलत हो सकती हैं, लेकिन एक बंदा कभी नहीं गलत होगा। वह कौन है दोस्तों? वह बालक है। इसमें बालक सर्वे सर्वा है। आपको इसमें सेंटर में किसको रखना है? बालक को रखना है। इसलिए अगर आप सेंटर में बालक को रख के किसी भी क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपका जवाब दोस्तों हर समय राइट होगा। दोस्तों यह प्रीवियस ईयर श्रृंखला में हम सब 2011 से लेके 2023 तक आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं हम इसमें सभी को कवर करेंगे। आज जो हम सब पेपर को कवर कर रहे हैं वह पेपर आपका 12 जनवरी दोस्तों 12 जनवरी को जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसी में पूछा गया था, उसी पेपर को हम सब आज कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सब सीडीपी को कवर करेंगे, उसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आपको डेली वीडियो इसे मिलता रहता है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर नए स्टडी मटेरियल, नए क्वेश्चन सबको कवर कराया जाएगा। साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सीडीपी के क्वेश्चन की शुरुआत होती है। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहे हैं कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपनी व्यक्तिगत मूल्यों या लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था, सेकंड ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, या फिर दोस्तों थर्ड ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, लास्ट ऑप्शन है किशोरावस्था। इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किशोरावस्था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किशोरावस्था जो होता है दोस्तों बालक के लिए बहुत नाजुक अवस्था होती है, इसे हम आधी तूफान की अवस्था के भी नाम से जानते हैं। यह अवस्था आपका 13 से लेकर 21 साल तक चलती है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। कथन कारक लेके दोस्तों बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब ही नहीं समझ पाते। कथन कारक का क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों आप सबसे पहले क्वेश्चन को शांत से पढ़ने का प्रयास करिए और समझिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। कथन जो ये है, कह रहे हैं शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है। क्या जरूरी है दोस्तों? कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास के सीमा क्षेत्र को देखा जाए। दोस्तों क्या देखा जाए? विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। जो तर्क ये इसमें दिया गया है, कह रहे हैं बच्चों की वृद्धि में विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। दोस्तों यह तर्क है। अब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और दोस्तों आर सही व्याख्या करता है ए की। जो सेकंड ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। दोस्तों इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए भी आपका सही है और आर भी सही है। सही बात है दोस्तों। एक बच्चे जो वृद्धि में विकास होता है दोस्तों सभी बच्चों में एक जैसा नहीं होता, अलग अलग उसमें होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और दोस्तों आर सही व्याख्या करता है किसकी? ए की। ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से
कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। इसमें जो ऑप्शन में आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। कह रहे हैं कि विकास एक क्रम अनुसार होने वाली प्रक्रिया है, बी ऑप्शन है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। कह रहे हैं कि कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये फिर लास्ट ऑप्शन है। कह रहे हैं विकास आनुवंशिक और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो गलत है, और गलत ही आपका राइट आंसर है किसमें, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, ऐसा नहीं कि विकास सिर्फ एक ही तरफ चलेगा। तो दोस्तों इसलिए विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, गलत है। बाकी सारे ऑप्शन आपके राइट हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। पहला है संवेदी चालक दोस्तों, सेकंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये फिर लास्ट ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपका 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है दोस्तों। कथन इसमें ए है, कह रहे 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया दोस्तों। और जिसमें जो रीजन दिए गए तर्क है, कह रहे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। अब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, और दोस्तों आर सही व्याख्या करता है एक ही। बी ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। सी ऑप्शन है, कह रहे हैं ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। लेकिन दोस्तों इसमें जो आयोग उत्तर कुंजी जब इसमें दिया था तो इसमें ए को सही माना था। तो इस परिस्थिति में दोस्तों जब क्वेश्चन इस तरीके से देता है, क्वेश्चन सही रहे और आयोग आंसर की गलत दे दे या फिर रिजल्ट गलत दे दे, तो उन्हें सबको एक समान नंबर दे देता है। इसलिए इसमें राइट आंसर आपका बी है, लेकिन आयोग ने क्या माना था, ए को माना था। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कोहलर के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है। ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन बी है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। ऑप्शन सी है दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना। ऑप्शन डी है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ले बैगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है पहला समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन बी है अंतराभिषेकता। ऑप्शन सी है अनुकूलन, या फिर लास्ट ऑप्शन है खोज विधि। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंतराभिषेकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ले बैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा कैसी है। ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी ऑप्शन है बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है। ऑप्शन सी है बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल अपनाता है। ऑप्शन है पहला व्यवहारवादी। ऑप्शन बी है शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन सी है प्रगतिशील। ऑप्शन डी है दोस्तों परीक्षा केंद्रित। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन कारक से संबंधित है। करें प्रतिभाशाली
बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। ऑप्शन, अब तर्क जो इसमें तर्क दिया गया है, पहले हम रीजन समझते हैं। हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तियों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। अब यह क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा इस बात कथन सही है कि नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण एक मात्र पैमाना नहीं है। क्या सिर्फ हम बुद्धि के जरिए पैमाना कर सकते हैं बालक का कि हाँ वो कितना इंटेलिजेंट है, सिर्फ माप के ही? तो इसलिए आपका कथन ये आपका सही होगा दोस्तों। प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए सिर्फ बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन नहीं है। और जो सेकंड है, कह रहे हैं हर प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तियों, विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये भी आपका सही है। इसलिए जिसमें दोनों को सही माना गया हो, तर्क जो सही दिया हो वही आपका राइट होगा। इसमें कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक ही, ये आपका राइट होगा दोस्तों। आर सही व्याख्या कर रहा है एक ही, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। ले बैगोस्की के अनुसार यह खाली जगह का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे फिर खाली जगह चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? ऑप्शन है पहला, निजी वाक हतोत्साहित कहना चाहिए। देखिए दोस्तों, हतोत्साहित तो होगा ही नहीं, शिक्षकों को उन्हें हतोत्साहित आप थोड़ी करेंगे। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, कह रहे हैं कि निजी वाक बढ़ावा देना चाहिए। तो बढ़ावा देना जाहिर सी बात है आपका पॉजिटिव होगा, इसे हम लेकिन और ऑप्शन हम देख लेते हैं। आत्म केंद्रित भाषा और हतोत्साहित, ये भी आपका गलत होगा दोस्तों। करें आत्म केंद्रित भाषा, बढ़ावा देना चाहिए। इसमें जो पहला ऑप्शन है ले बैगोस्की के अनुसार पूछ रहा है, तो इसमें आपका निजी वाक होगा। निजी वाक और बढ़ावा देना चाहिए, आत्म केंद्रित नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग के लड़कों से जोड़कर देखना दोस्तों क्या है? जैसे कहते हैं गुलाबी रंग लड़कियों को पसंद होता है और नीला रंग लड़कों को पसंद होता है, तो फिर इसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है पहला, जेंडर समानता कहेंगे, जेंडर समता कहेंगे, या फिर जेंडर समानता कहेंगे, जेंडर रूढ़वादिता, या फिर जेंडर सशक्तता। तो इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों, जैसे आपको पता होगा, इसे जेंडर रूढ़वादिता ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया है सिर्फ गुलाबी रंग ही लड़कियों को पसंद है या फिर नीला रंग ही लड़कों को पसंद है। ये कि परंपरा है दोस्तों, जो घर में भी कहते हैं कि लड़की को कहते हैं जाओ चाय बनाओ, ऐसा तो नहीं ना कहीं प्रमाणित किया गया सिर्फ लड़कियां ही चाय बनाएंगी। इसलिए दोस्तों यह सिर्फ जेंडर रूढ़वादिता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। शिक्षकों की अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है दर्शा पाएँ। ऑप्शन है दोस्तों, इसमें जो कथन है, कह रहे शिक्षकों की, एक मिनट, कह रहे शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यता व बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है एक ही। ऑप्शन बी है दोस्तों, कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है किसका? एक ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है दोस्तों? कैसा मूल्यांकन? सतत और समग्र मूल्यांकन को लागू करने का। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें, विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। तो ये तो पॉजिटिव तो है दोस्तों, लेकिन हम और भी ऑप्शन इसमें देखते हैं। साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना आपका गलत होगा दोस्तों। आप सतत और समग्र मूल्यांकन करें। अब एग्जाम बच्चे का लगा हुआ है तब आप ये मूल्यांकन करें, पता चला कोई बच्चा भी लिख नहीं पा रहा है, तब उसे आप कैसे सिखाएंगे? तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा कि साल के लास्ट में आप किसी बच्चे का मूल्यांकन करना। ऑप्शन इसमें हम सी समझते हैं, सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना दोस्तों, यह भी आपका गलत होगा। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, मानकीकृत आपका जिस भी ऑप्शन में है आपका गलत होगा। फर्स्ट आपका इसमें सही हो जाएगा। करें विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करें। इसी जो समय समय पर हम मूल्यांकन करते हैं उसे हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ। ऑप्शन बी है, भारत में कितने राज्य हैं। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं हम। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन लास्ट है, जेंडर उड़ादिताओं को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, विद्यालयी पाठचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है दोस्तों। क्या करता जाता है, प्रतिबंधित रखा जाता है। तो अब ऐसे ऑप्शन आपको आए तो उसे आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन है आपका ये सही नहीं होगा। बी ऑप्शन पे हम चलते हैं। समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। ये भी आपका दोस्तों गलत होगा। समावेशन से बच्चे के शिक्षा में रुकावट थोड़ी आता है, बाधा थोड़ी आती है। ऑप्शन बी इज गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशन के दौरान सभी बच्चे को उनकी पृष्ठभूमि और क्षमताओं में भिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। अगले ऑप्शन में हम पहले देख लेते हैं। कह रहे हैं समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है, क्योंकि समावेशन से केवल वे ही लाभान्वित। ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में भिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है। पहला ऑप्शन है, उनके लिए अलग संकाय बनाकर। बी ऑप्शन है, उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके। इसमें सी ऑप्शन है, उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके। या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी होगा दोस्तों। उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें उनमें से कौन से कक्षी प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है दोस्तों। पहले कुछ कथन दिया गया है। समायोजन क्या है, प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना। ऑप्शन बी है दोस्तों, ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना। आप कौन से तरीके से उसे बच्चों को पढ़ाएंगे उसको आपको बताना है। दृश्यक प्रस्तुतिकरण, बहुत से दृश्यक प्रस्तुतिकरण देना। या फिर लास्ट ऑप्शन है, काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड सही है। या फिर बी ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट और फोर्थ सही है। या फिर सेकंड और थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है। अब इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आपका फर्स्ट सही है और आपका सेकंड सही है, आपका फोर्थ सही है। अब जो बच्चा नहीं देख पा रहा है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगे तो कैसे देख पाएगा, नहीं देख पाएगा ना, तो थर्ड आपका हो ही नहीं सकता। अब इसमें ऐसे भी आप देख सकते थे, इसमें थर्ड है, इसमें थर्ड है, ये आपका होगा ही नहीं। बचा कौन, इसमें बचा है 2, लेकिन आपका सेकंड भी सही है, सेकंड ऑप्शन इसमें है नहीं, तो ऑप्शन आपका डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप में सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं दोस्तों। कैसे सोचना है दोस्तों, रचनात्मक रूप से सोचना है। पहला ऑप्शन है, उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। ऑप्शन बी है, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर। ऑप्शन सी है, प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर। या फिर दोस्तों इसमें लास्ट ऑप्शन है, बहुविकल्पी प्रश्न देकर। तो इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें जो बात करें रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे, तो फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। जैसे हम कोई समस्या दे दें, उन्हें बालक से बोले कि आप इसे कितने तरीक़ों से हल कर सकते हैं, तो ऐसी समस्या जब होगी तो वह बालक रचनात्मक रूप से सोचेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों प्रवाह व सहानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति, ऑप्शन सी है मानकीकृत निर्देश, या फिर लास्ट ऑप्शन है उचित समायोजन। अब इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मानकीकृत निर्देश इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे प्रभावशाली शिक्षण कब होगा दोस्तों? अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं ना, प्रभावशाली बच्चा सबसे ज़्यादा हम कब कैसा शिक्षण करेंगे जो बालक के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अब ऑप्शन आप इसमें पढ़िए, जब व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा व खारिज किया जाए। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करें क्या प्रभावशाली शिक्षक रहेगा? आप खुद भी सोच सकते हैं, जो कि नहीं होगा, ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी है जब संप्रतियों को अमूर्त बनाकर वह असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाए। अब क्या उसे अमूर्त बना दें, बालक खुद से चिंतन करे, जो चीज़ ना देखा हो उसके बारे में आप उसे बताएंगे तो वह कैसे चिंतन नहीं प्रभावशाली होगा ना। बी आपका गलत हो जाएगा। करें जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव, अब देखिए इसमें भय की बात कर रहे हैं, तनाव की बात करें तो वो सीखेगा ही नहीं। बच्चा कौन? लास्ट बच्चा है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर कुछ होगा। इसमें जो कह रहे हैं कि जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकार व संबोधित किया जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, बालक क्या सोच रहा है उसके संवेगों को समझें, उस हिसाब से जब उसे हम संबोधित करेंगे बालक बहुत अच्छे से सीख सकता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन आए एक बार आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए, जरूर करिएगा कि इसमें पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। अगर वो आप समझ गए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं जब शिक्षक के WL नीति जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है वह क्या जानते हैं? जब जानना चाहते हैं तथा उन्हें विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं तब वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं? ऑप्शन है अधिसंज्ञान, ऑप्शन बी है दोस्तों याद रखना हुआ प्रत्यास्मरण, ऑप्शन सी है अनुकरण, ऑप्शन डी है दोस्तों अनुबंधन। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिसंज्ञान इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है दोस्तों? इसमें क्या बताना है दोस्तों? शिक्षक केंद्रित बताना है। जो भी ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें शिक्षक केंद्रित हो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। ऑप्शन में रहे तो इसमें पूछ रहा है कौन सा शिक्षक केंद्रित होगा, ऑप्शन में आपको पढ़ के बताना है। क्योंकि दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको बाल केंद्रित मिल जाए वह ऑप्शन आपका हर समय सही होगा, लेकिन शिक्षक केंद्रित आपका गलत होगा, इसको आप जानते रहिए। इसमें शिक्षक केंद्रित पूछ रहा है कौन सी पद्धति? सहयोगात्मक शिक्षा होगा, व्याख्यान होगा, अवधारणात्मक मानचित्रण होगा, या फिर प्रयोगों का संचालन होगा। आप इसमें खुद से सोच सकते हैं दोस्तों इसमें कौन सा पद्धति जो हो वह शिक्षक केंद्रित होगा। तो इसमें जो कि ऑप्शन आपका इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा दोस्तों व्याख्यान। जैसे शिक्षक केंद्रित जैसे सहयोगात्मक होगा, सहयोगात्मक शिक्षक जब ये तो शिक्षक केंद्रित होगा नहीं, क्योंकि सहयोग कैसे होगा? जब दो लोग से सहयोग होगा तभी तो सहयोग आप मानेंगे, ये होगा नहीं, फर्स्ट आपका होगा नहीं। अवधारणात्मक मानचित्रण ये भी आपका नहीं होगा। प्रयोग करेंगे तो बालक खुद से सीखेगा ना। लेकिन व्याख्यान दोस्तों कैसा होता है? ये शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक आएगा व्याख्यान देता रहेगा, अब बालक समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, टीचर अपना व्याख्यान देकर चला गया। तो यह दोस्तों कैसा होता है? ये आपका व्याख्यान जो होता है वह शिक्षक केंद्रित होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है दोस्तों? किसमें समस्या समाधान में बाधा डालता है, क्या उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है समस्या समाधान में शामिल चरणों के बारे में बोलकर सोचना, या फिर सेकंड ऑप्शन है सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन करना, थर्ड ऑप्शन है समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना, या फिर लास्ट ऑप्शन है साथियों के साथ विचार मंथन और चर्चा करना। इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना, यह आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन है अनुकूलन कहलाएगा, अतिसंज्ञान, नियमन, या फिर अनुकरण। अब इसमें खुद को ज्ञाता के रूप में समझना क्या कहलाता है उसको आपको बताना है। इसमें आपका अधिसंज्ञान कहलाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छात्रों में अपनी सोच में
वैचारिक परिवर्तन में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन फर्स्ट है, व्याख्यान प्रणाली से स्पष्टीकरण करना चाहिए। बी ऑप्शन है, छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करने चाहिए। सी ऑप्शन है, बच्चों को उनकी सोच बदलने के लिए पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन डी है, बच्चों को खुद से सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, उन्हें सिर्फ शिक्षक की बात सुनने और उसका पालन करने के लिए कहना चाहिए। अब इसमें जो ऑप्शन इस देखिए दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं उन्हें आप हतोत्साहित कहें, जो टीचर कहे वह सही है, बाकी जो बच्चे कहें गलत है, तो ऐसा ऑप्शन आपको कभी नहीं टिक करना। जो बच्चे कह रहे हैं वह सही है, जो टीचर कह रहे हैं वो गलत होगा दोस्तों। जब ऐसा पूछा जाए कि एक तरफ बालक जो कह रहा है वह सही माना जाए कि एक तरफ जो टीचर कह रहा है वह सही माना जाए, तो बालक जो कहेंगे दोस्तों, आपके सीटेड एग्जाम में सर्वे सर्वा क्या होता है, बालक होता है। ऑप्शन डी होगा नहीं, सोच बदलने के पुरस्कार देना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करने चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का खाली जगह है, डर और क्षमता का दोस्तों फिर खाली जगह है दृष्टिकोण होता है, कम होता है विफलता का कम। अब इसमें आपको बताना है कम वृद्धिशील, कम स्थिर, उच्च वृद्धिशील या फिर उच्च स्थिर। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। विफलता का डर क्या होता है, कम होता है, और जो क्षमता का वृद्धिशील दृष्टिकोण होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्योहार तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। कार्यक्रम का आयोजन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या आयोजन कर रहा है दोस्तों, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है भारत के, तो इसमें दोस्तों उसका क्या उद्देश्य होगा आपको बताना है। पहला इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, आप कथन समझिए, फिर आपका आप राइट आंसर दीजिए इसका सोचकर। पहला है सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी दोस्तों विविधता का सम्मान, या फिर ऑप्शन सी सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, या फिर डी ऑप्शन है रूढ़वादिता को बढ़ावा देना। अब इस ऐसे क्वेश्चन आप खुद सोचने का प्रयास करिए दोस्तों, कौन सा इसमें ऑप्शन आप सही हो सकते हैं। भारत के विभिन्न जगहों का सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, उसका क्या मतलब हो सकता है। तो इसमें जो कि आपका इसमें फर्स्ट सही होगा दोस्तों, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना है दोस्तों, ये आपका राइट होगा। और इसके बाद अगर हम सब बात करें जैसे विविधता का सम्मान, अब सभी जो जैसे अलग कल्चर से कोई बच्चा आया है तो उसका भी सम्मान वहाँ पे मिल रहा है ना, तो वो कह रहे हैं विविधता को सम्मान, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो थर्ड है सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, यह भी आपका राइट होगा। लेकिन रूढ़वादिता को क्या बढ़ावा दे रहा है, यह नहीं दे रहा है, तो डी आपका नहीं होगा। अब जिसमें डी हो पहले आप वही काट दीजिए, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें डी है, बचा कौन दोस्तों, फर्स्ट ही बचा, तो आपका फर्स्ट इज राइट आंसर। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो पहले जो निगेटिव है दोस्तों कौन किसमें वह है आप वही काट दीजिए, जो बचा है वही आपका पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सब। एक शिक्षक में निम्नलिखित में गुण होने चाहिए दोस्तों, कैसे होने चाहिए, सहानुभूत, देखभाल, प्रामाणिकता या फिर अशुद्धता। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट और सेकंड सही है, या फिर जो सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड सही है, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, चारों सही है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट सही है समानुभूत, ऑप्शन बी सही है देखभाल, और दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है प्रामाणिकता, लेकिन आपका असहिष्णुता नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका क्या है दोस्तों। आंतरिक रूप से बालक कब प्रेरित होता है, जैसे पुरस्कार प्रदान करना, दंड देना, या फिर पहले हम ऑप्शन देख लें तो फिर आपको बताते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन इसमें आपका
थर्ड इज सही होगा दोस्तों। सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और स्वायत्तता को बढ़ावा देता है। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको हम आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा आपको बता देते हैं। आंतरिक प्रेरणा वो होता है दोस्तों, जिससे एक उदाहरण आपको हम बताते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। आपका बच्चा है, स्कूल नहीं जा रहा है, आपने बालक के लिए बोला बच्चा जाओ स्कूल, आपको हम 5 रुपये देंगे। तो बालक 5 रुपये दिए, वो बालक स्कूल गया। फिर बालक नहीं जा रहा है, फिर आपने कहा 5 रुपये दीजिए। ये दोस्तों बाह्य प्रेरणा है। एक दिन ऐसा आएगा बालक स्कूल पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ पैसे के लिए जाएगा। दोस्तों एक ऐसा प्रेरणा है जो पैसे के लिए बालक स्कूल बार बार जा रहा है, यह बाह्य प्रेरणा है। लेकिन आंतरिक प्रेरणा की अगर हम सब बात करें, किसी बालक का कल एग्ज़ाम है और वो रात में 4 बजे उठ के पढ़ रहा है बिना किसी के कहे, तो दोस्तों यह कैसा प्रेरणा है? ये आपका आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आज हम सब 30 क्वेश्चन कवर किए जो आपका CDP से संबंधित था और आपके सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको कंप्लीट सीटेट के लिए, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नए कंटेंट सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। उसकी PDF भी आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। टेलीग्राम को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर यस4 स्टडी करके सर्च कर सकते हैं। स्टडी 1 सर्च करेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम, वहाँ पे आप ज्वाइन करके सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास में ही ख़त्म करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।